25 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जा रहा है। करीब एक महीने तक चलने वाले इस बजट सत्र को लेकर आम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन हमारे साथ मौजूद है झारखंड के आंदोलनकारी पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि झारखंड की जो जन आवाज़ है वो क्या विधानसभा के अंदर तक पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी। क्या लगता है सर, आप तो भले ही झारखंड विधानसभा से बाहर हों, अंदर तक जन मुद्दे पहुँच पाए, भाषा, खतियान, जल जंगल ज़मीन, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्रियाशील हो जाएं, सजग हो जाएं, क्या करने की ज़रूरत है? आप क्या संदेश देंगे? मैं सूर्य सिंह बेसरा झारखंड राज्य निर्माताओं में से एक हूं और मैं आज विधानसभा इस सदन के बाहर एक नया भवन बना है, वो भव्य भवन बना है। कल से 25 फरवरी से 25 मार्च तक सदन चलेगी बजट सत्र। मैं इनको आईना दिखाने आया हूँ। मैं अलग आज निर्माण के समय जो हमने लड़ाई लड़ा, मैं बाकी दिन में 1990 में विधायक भी बने, गुलाम सरवर स्पीकर थे और लालू यादव जी मुख्यमंत्री, और मैंने 1 साल 5 महीना के अंदर में विधानसभा में मैं तभी सदस्यता से त्याग दिया जो लालू जी ने ललकारा मेरी लाश पर बनेगा, और मैंने मुंह तोड़ जवाब देते हुए त्याग दिया। और एक दिन न एक दिन बिहार विभाजन हुआ, झारखंड अलग हुआ। झारखंड अलग राज्य होने के बाद अब ये 22 साल बीत चुका है। अब इसको जो गठन का तिथि था वो था 15 नवंबर। 15 नवंबर से इतिहास शुरू होता है। 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्म जयंती है और भगवान बिरसा मुंडा को उलगुलान का आदर्श पुरुष मान के किया। मैं पूछना चाहता हूँ सदन के जो निर्वाचित प्रतिनिधि 81% विपक्ष के लोग पहले 15 नवंबर का बात को, इतिहास को जाने। 15 नवंबर के दिन में झारखंड राज्य क्यों गठन हुआ, दूसरा तिथि हो सकता है, लेकिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन पे अगर राज्य की गठन होती है, देश का 28वां राज्य, तो बिरसा मुंडा क्या इंग्लिश में बोलते थे? बिरसा मुंडा भोजपुरी में बोलते थे? बिरसा मुंडा क्या उड़िया में बोलते थे? बिरसा मुंडा निश्चित रूप से अपने मातृभाषा बोलते थे। मातृभाषा के लिए जंग किया, लड़ाई लड़ा, उलगुलान किया, और उसके लड़ाई के बदौलत CNT एक्ट बना। क्या बिरसा मुंडा का लड़ाई का उलगुलान के परिणाम स्वरूप CNT एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ? उसका अक्षर से लागू हुआ? वो बता दे हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि। दूसरी बात है, आज सदन में उनको बताना चाहता हूँ 81 को कि स्पीकर महोदय से कृपया हवाला देते हुए भारत का संविधान का अनुच्छेद 210 बोलता है कि सदन में कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक के रूप में अपनी बात को, विचार को रख सकता है अपनी मातृभाषा से, तो स्पीकर उसको इजाजत दे सकता है। ये जो 9 भाषा की बात हम लोग करते हैं झारखंडी, 5 जनजाति भाषा और 4 जो है ना क्षेत्रीय भाषा, हमको लगता है कि कोई ना कोई है ये 9 भाषा के रूप में ये 1 महीना के अंदर में जो सदन चलेगी, ये 210 का अध्ययन करे माननीय विधायक लोग और स्पीकर से इजाजत मांगे तो 9 भाषा का आवाज यहाँ गूंज सकता है। मैं सदन से बाहर हूँ, लेकिन मैं आईना दिखा रहा हूँ कि आपका मातृभाषा झारखंडी भाषा से अभिव्यक्त करने का अधिकार। दूसरी बात है, इन 22 वर्षों के अंदर में जो नीतिगत की सदन कैसे चलेगी उसका नियम है संविधान में। स्कूल में क्या पढ़ाई जाएगी, KG to PG, उसके लिए प्रावधान है आर्टिकल 350 को। उसके बाद राजभाषा क्या होगा, 345 है। मैं सारी बातें संविधान में, मैंने संविधान सम्मत राज नहीं चला आज तक। और जी क्यों झारखंड क्यों बना और किसके लिए बना, ये भी मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। इस सवाल को गूंजेगी, और ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं निर्वाचित प्रतिनिधियों को, नहीं तो जनता इस बार माफ नहीं करेगी। इस महीना, 1 महीना के अंदर में 25 फरवरी से लेके 25 मार्च तक 1 महीना सदन में बजट सत्र जरूर बहस हो, लेकिन बहस हो 32 का खतियान के आधार पर बने, और आंध्र प्रदेश के तर्ज पर 371D के तर्ज पर। बेसरा साहब, ये है कि सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है ना कि जो भोजपुरी मगही का 2 जिलों में जो विरोध हो रहा था, सरकार उसको कहीं वापस ले लिए। बाकी जिलों के लेकर कोई विरोध प्रदर्शन तो हो भी नहीं रहा और सरकार उसको लेकर कुछ अभी निर्णय आप जो हम लोग आज रणनीति बना रहे हैं, आज जो हम लोग बैठक कर रहे हैं कोर कमेटी, इसमें एकदम सीधे 9 भाषा के अलावा दूसरा कोई भी बाहरी भाषा अलाउ नहीं है। अब सबको हटाइए, 9 भाषा को स्थापित कीजिए, 9 भाषा को स्थापित कीजिए, जो विकास के नाम से भी स्थापित है उसको पुनर्वास कीजिए। सवाल यह है ना, जो बाकी जो भाषाएं बोलते हैं इन 9 भाषाओं के अलावा, तो उनके लिए क्या होगा, झारखंड में उनका भविष्य क्या होगा, वो अपने आप को सुरक्षित समझे कि नहीं? पहला तो हम यहाँ का करें,
हमारे जो हिंदी राष्ट्रभाषा है उसका विरोध नहीं है। मेरे ख्याल से उर्दू भी सेकेंड लैंग्वेज है पूरे भारत के संदर्भ में। भारत का संविधान इजाजत देता, लोकसभा इजाजत देता, और अविभाजित बिहार में ही हिंदी के बाद उर्दू को द्वितीय राजभाषा स्वीकार किया गया है, बिहार में भी, यहाँ भी। उसका विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि बंगाल में बांग्ला है, उड़ीसा में उड़िया है, और विगत सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए उड़िया और बांग्ला को भी यहाँ दिया। अगर भोजपुरी अतिक्रमण भाषा है तो हमको लगता है बांग्ला और उड़िया भी अतिक्रमण भाषा है। इसका भी सरकार मतलब जानबूझकर इस तरह के विवाद को उत्पन्न कर रही है, जिससे आप लोग आरोप लगाते हैं। फिर सवाल ये है कि सरकार अगर अस्थिर होती है या राज्य अस्थिर होता है तो नुकसान तो सरकार का ही होगा, तो सरकार इस तरह की चीजों क्यों इनकरेज करेगी? हमको लगता है सरकार की पारदर्शिता नहीं है, सरकार में दूरदर्शिता नहीं है। जिस पार्टी और सरकार में पारदर्शिता ना हो, दूरदर्शिता ना हो, वो तो इस तरह का निर्णय और संवैधानिक निर्णय ले लेंगे। कभी बीजेपी आया तो 85 के आधार पर स्थानीय नीति बना दिया, कभी ये आया तो भोजपुरी को जिला लेवल में। तो ये जो आनंद फानन में, इसका हमको लगता है अच्छे सलाहकार की जरूरत है। हेमंत सोरेन को अगर 1 महीना के अंदर में ये अगर चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप अगर स्थानीय नीति खतियान के आधार पर नहीं बनाते हैं, झारखंडी भाषा को कार्य रूप नहीं देते हैं, हमको लगता है 1 महीना के अंदर में इनके हिसाब किताब यहाँ हो जाएगी और जनता आने वाला दिन में उसको जनादेश नहीं देगी। इसका विरोध का सामना सरकार तो स्थिर लगती है, सरकार के पास जो संख्या बल वो है, लेकिन आपने देखा होगा 3 दिनों का चिंतन शिविर चला कांग्रेस का, और उसमें जो बातें आई उससे समझ में आता है कि गठबंधन दलों के बीच में कहीं ना कहीं कई बिंदुओं को लेकर के एक रूपता समरूपता नहीं है, तो उसका भी असर आने वाले दिनों में पड़ सकता है। कोई भी निर्णय जन आकांक्षा के अनुरूप नहीं हो रहा है, और गठबंधन में भी अभी समन्वय स्थापित नहीं हुआ, वैचारिक समन्वय स्थापित नहीं है, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना है, आनंद फानन में चल रहा है। हमको लगता है चिंतन शिविर को मैंने वॉच किया हूँ, राहुल गांधी ने भी कहा है कि जन भावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता है, वहाँ की जनता की भावनाओं को कदर करते हुए नीति निर्धारण किया जाए, और उसमें कोई समझौता नहीं। हमको लगता है ये इंगित दे दिया है कि स्थानीय नीति बनाए, भाषा नीति बनाए, नियोजन नीति बनाए, और अभी तक जो बनाया उसको रद्दी के टुकड़ी में फेंक दे, नहीं तो जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन कांग्रेस के अंदर से ही और चिंतन शिविर से ही आवाज़ उठी है कि कांग्रेस हिंदी को जिस तरह से क्वालिफाइंग पेपर रख दिया गया है, यानी उसको दरकिनार किया गया है, उसको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, उसकी ये आवाज़ उठने लगी है। खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय साहब और बन्ना गुप्ता हैं, इन लोगों ने मुखर होकर हिंदी को सपोर्ट किया और कहा कि झारखंड में हिंदी को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हिंदी के सपोर्ट के बिना क्षेत्रीय भाषा विकास नहीं हो सकता है। ये राष्ट्रभाषा है, ये मदर लैंग्वेज है पूरे राष्ट्र का। या क्षेत्रीय भाषा तभी विकास होगा जब हिंदी से अनुवाद होंगे, हिंदी से सबक मिलेगा, सीख मिलेगी, तभी हम उसके पद चिन्हों पे चलेंगे। ये भी हिंदी का विरोध अनुचित है। तो आप लोग क्या मतलब हिंदी रहते हुए तमाम जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को सम्मिलित करने की जरूरत है? ऐसा ही संविधान में प्रावधान है। अच्छा। 345 में है क्षेत्रीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में भी मान्यता किया जाए, और हिंदी आगे आगे चलेंगे और पीछे पीछे हम चलें। मगर ये तो मानना पड़ेगा ना कि बिहार की छाया झारखंड में रही है और रहेगी भी, क्योंकि उसके लोग यहाँ पर रहे हैं, रचे बसे हैं, यहाँ की भाषा संस्कृति भी कई हद तक मिलती है। सवाल यही है कि अगर सिर्फ एक वर्ग विशेष कहीं न कहीं इसके टारगेट में आ जाता है तो वो तो असुरक्षित महसूस करेंगे। हमको लगता है 1905 को अगर देखा जाए तो बंगाल का जो अस्तित्व हुआ राज्य के रूप में, तो बांग्ला भाषा बंगाली का अस्तित्व वहाँ बरकरार है आज भी। 1912 में अगर बिहार जातीयता के रूप में बोला जाए, बिहार का अस्तित्व आया, तो आज भी वहाँ कोई दूसरे प्रांत से आकर के डोमिनेट नहीं करता है। ठीक है। अब 1936 में जब उड़ीसा अलग राज्य हुआ तो उड़िया और उड़िया लोगों के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करता, उड़िया मुख्यमंत्री बनता है और अच्छा चलता है। झारखंड में ऐसा क्यों हुआ? अभी पूरा गेट खोल दिया है, आप चारों तरफ से कोई भी घुस सकता है। भारत का कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि किसी भी एक राज्य का स्थायी निवासी बन सकता है। यहाँ भी वहाँ भी ऐसा नहीं होगा। डबल डोमिसाइल नहीं, जरूरत नहीं है, संविधान अलाउ नहीं करता, और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट भी इजाजत नहीं देता है। तो अब क्या लगता है, आप लोग अलग रणनीति बना रहे हैं, सरकार सब चीजों को वेट एंड वॉच कर रही है, क्या समाधान हो सकता है इसका ताकि तमाम वर्गों को, तमाम लोगों को ये एक्सेप्टेबल हो? हमारा कहना है कि फर्स्ट बिहार में बिहारी जाति होता, उनकी अस्तित्व और पहचान है, अस्मिता का सवाल है, और बंगाल में बंगाली, तो झारखंड में झारखंडी कौन है परिभाषित करो, मूलवासी कौन है परिभाषित करो, और तब नियोजन से लेके शिक्षा नीति अभी तक बना नहीं है, अभी रोड में बनना पड़ेगा और आईना दिखाना होगा। नहीं तो आपको जिस तरह से 2014 के बाद 5 साल जनादेश बीजेपी रघुवर दास के नेतृत्व में हुआ, उनका लुटिया गोल हो गया, इनका भी इस महीना 1 महीना के अंदर में जो हवा बही है, जो आग जली है,
इसका अगर समाधान नहीं करेगा तो हेमंत सरकार का भी ये बिल्कुल अंतिम सरकार, अंतिम संस्कार हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि अब 1932 का जो डेडलाइन है उसको लेकर बड़ी मुखरता के साथ आवाज उठने लगी है। अब जोहार नहीं, खतियानी जोहार कहने लगे हैं। तो ये क्या मतलब, ये मतलब 1932 से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है या खतियान से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है? खतियान कभी 1932, कभी 1964, कभी सर्वे, यानी 1982 में अविभाज्य बिहार ने बाबूलाल के समय में, बाबूलाल मरांडी के समय में वो 1982 का बिहार का जो बना था कि जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन पूर्वजों का नाम है उसी को जिला आधार पर स्थानीय निवासी माना जाएगा। हमको लगता है ये बेहतर है, ये बेहतर है। उसमें भाषा संस्कृति जोड़ दिया जाए तो हाईकोर्ट का डायरेक्शन से भी वो मापदंड सही खरा उतरता है। तो ये सरकार को ऐसा निर्णय लेना होगा। एक आखिरी सवाल, मतलब ये माना जाए कि जो झारखंड के खतियानधारी नहीं है या झारखंड के मूलवासी आदिवासी नहीं है, उनके लिए जो बाहर और दूसरे लोग हैं उनके लिए झारखंड में भविष्य नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बंगाल में मारवाड़ी व्यापार करता है, वहाँ भी बिहारी है, वहाँ भी 50 लाख से ज़्यादा है, वो 1 करोड़ से ज़्यादा बिहारी आपका दिल्ली में है भोजपुरी बोलने वाला, वहाँ भाषा का मांग करे, लड़ाई लड़े, हम नहीं बोल रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी 60-70 लाख बिहारी है, यहाँ से लोग बस गए। भारत के कोई भी नागरिक अपना धर्म, जाति, भाषा प्रचार रह सकता है, काम कर सकता है, लेकिन प्रायोरिटी वहाँ के स्थानीय लोगों को देना होगा। जी। तो आपने सुना पूर्व विधायक और झारखंड के आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि झारखंड में रहने और यहाँ पर अपने जीवन यापन को लेकर कोई विद्वेष नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि झारखंड के संसाधनों पर पहला यानी प्राथमिक जो अधिकार है तो झारखंड के मूल वासियों का, झारखंड के आदिवासियों का और झारखंड जिनके नाम पर गठित हुआ है उन लोगों का है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उस पर विचार किया जा सकता है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।